हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग विश्व भूगोल की श्रृंखला कंटिन्यू चला रहे हैं और हम मेरे साथ आप लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैपिंग मतलब मैपिंग की समझ सीख रहे हैं, मानचित्र को कैसे समझा जाए। इस श्रृंखला में हम लोग कंटिन्यू आगे जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में इससे पहले आप एक वीडियो आप देख चुके हो, एक टॉपिक को देख चुके जिसमें राजनीतिक समझ और आप लोगों ने देखा मैपिंग, उस पर आपने मैपिंग जाना, कितने कंट्री हैं, उनकी राजधानियाँ जानी। तो अभी हम लोग आज जो हमें जानना है उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी की आगे चर्चा करते हैं। तो इसमें आज हमें जो पढ़ना है इसकी आज हम जानेंगे कि भूमध्य रेखा किन किन कंट्री से होकर गुजरती है यहाँ से, और मकर रेखा, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो डायरेक्ट बन जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे भूमध्य रेखा की चर्चा। तो ए वाली जो लाइन है, ए है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो ये देखिए, ये आपके स्पेशल जो कंट्री है यहाँ पे मैं बता दूं तो मैं ए वाला आपका जो कंट्री है ये आपका है इक्वाडोर है, ये आपका कोलंबिया है और ये आपका ब्राज़ील है। तो 3 देशों से होकर भूमध्य रेखा निकलती है। पहला आपका है इक्वाडोर, दूसरा आपका कोलंबिया और थर्ड आ जाएगा आपका ब्राज़ील। इसके बाद मैं करूँ बात मकर रेखा की, तो मकर रेखा भी इसी कॉन्टिनेंट से, इसी महाद्वीप से होकर के जाती है। और मकर रेखा आपकी ये रही, यहाँ से मैं बताऊँ तो इस 1/2 दक्षिणी मकर रेखा है। ये आपका चिली है, ये अर्जेंटीना है, ये आपका पराग्वे है, थोड़ा ऊपर से ले लो इसको, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ये आपका ब्राज़ील। थोड़ी ये तिरछी कर लेना क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंड हमें वो बनाना है, क्योंकि यहाँ पे उरुग्वे आता और ये लाइन उरुग्वे को टच नहीं करती है। ठीक है, तो कितने कंट्री आएगा? ये आपका हो जाएगा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और आपका हो जाएगा ये ब्राज़ील। तो यहाँ पे 4 कंट्री हैं। तो पहला आप लिखोगे यहाँ पे चिली, दूसरा फिर आप लिखोगे यहाँ पे आपका अर्जेंटीना और तीसरा आएगा आपका पराग्वे और चौथा आएगा आपका इसमें आपका ब्राज़ील। तो ये देखिए कि भूमध्य रेखा से 3 देशों से, मतलब जो भूमध्य रेखा है वो दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ये आपका है ब्राज़ील। और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 4 देशों से होकर गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना और ये वाला आपका हो गया पराग्वे और ये हो गया आपका ब्राज़ील। यहाँ पे कल हमने 2 कंट्री देखे थे स्पेशली, ये आपका बोलीविया है और ये आपका पराग्वे है। बोलीविया, पराग्वे 2 ऐसे देश हैं दक्षिण अमेरिका के, 2 लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री मतलब भू आबद्ध या स्थल रुद्र देश है। इनकी सीमा किसी भी वाटर बॉडी यानी कि जल सीमा से नहीं लगती है। तो कौन कौन 2 कंट्री हैं? आपका बोलीविया और ये आ जाएगा पराग्वे। कल मैं लिखा चुका हूँ, बता चुका। थोड़ा सा इसमें इंपोर्टेंट देखो, दक्षिण अमेरिका एक इसमें एक और आगे लिखेंगे इसमें कि दक्षिण अमेरिका जो है इससे 2 रेखाएं क्रॉस होती हैं। तो एक आपकी जो निकलती है वो निकलती है कौन सी? 0 डिग्री भूमध्य रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, और एक निकलती है 23 सही 1/2 दक्षिणी मतलब साउथ मकर रेखा। तो ये 2 रेखाएं, 2 लाइन इससे पास होती हैं, निकलती हैं। तो 2 लाइन इससे निकलती हैं। तो पहली लाइन निकलती है आपकी इससे, आपकी भूमध्य रेखा, हर बार आता है भूमध्य रेखा, और दूसरी है आपकी दक्षिणी मकर रेखा। दक्षिणी, या सीधा लिखो 23 सही 1/2 दक्षिणी मकर रेखा, 23 सही 1/2 साउथ मकर रेखा। अब देखो इसमें इंपोर्टेंट और क्या, तो ये दोनों लाइन इस महाद्वीप के बीच मतलब कि पास करती है इन दोनों को। एक और चीज़ इसमें इंपोर्टेंट हो जाती है, मैं स्पेशली बात करूं यहाँ पे भूमध्य रेखा की, सॉरी स्पेशली मैं बात करूं ब्राज़ील देश की। तो आप यहाँ देखिए मैप पे ब्राज़ील जो देश है, ये देश ब्राज़ील है।
इकलौता ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिससे दोनों रेखाएं मध्य से होकर गुजरती, मतलब इसके क्रॉस करके जाती हैं, दोनों रेखाएं इसके क्रॉस करती हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो आप इसमें लिखेंगे अगला पॉइंट बना के, ब्राज़ील से भूमध्य और 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश मतलब मकर रेखा गुजरती है। तो दोनों, तो एक तो आपका भूमध्य तो स्पेशल किस कंट्री से गुजरती है, आपकी ब्राज़ील से। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हमने जाना आपका बेसिक यहाँ पे ये लाइंस के बारे में। हाँ, थोड़ा मैं बता दूं, कल हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये वाला जो है यहाँ पे एक मैंने पासेस बताई थी, तो मैगलन जल संधि बताई थी। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली आपकी यहाँ पे है मैगलन जल संधि, मैगलन संधि जल संधि है जो मेन दक्षिण अमेरिका है, और नीचे वाला भाग है टेरा डेल फ्यूगो, इसको अलग करते हैं। यहाँ पे एक जल संधि और मिलेगी आपको, जिसमें एक जो मिलेगी जो वो आपकी स्पेशली मैंने बताया था, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या, अंटार्कटिका। तो यहाँ पे एक जल संधि मिलेगी इस प्रकार करके, ऐसी है, और इसका नाम है आपका ड्रैगन पैसेज, ड्रैगन पैसेज, पैसेज 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 ड्रैगन पैसेज। तो ड्रैगन पैसेज जो है वो दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका से क्या करती है, अलग करती है। ड्रैगन पैसेज जल संधि है जो दक्षिण अमेरिका को किससे अलग करती है, अंटार्कटिका। तो नीचे अंटार्कटिका, तो याद रखना ये जल संधियाँ कुछ इंपोर्टेंट रहेंगी। और जो स्पेशली मैं बात करूं कि इनके बीच में कौन सा दोनों जल संधियों को अलग करता है, तो टेरा डेल फ्यूगो, ये टेरा डेल फ्यूगो है जो मैगलन जल संधि को ड्रैगन पैसेज से अलग करता है, ड्रैगन पैसेज से अलग करता है, ये हो जाएगा। तो आज हमें जो पढ़ना है, तो हमने बेसिक चीज़ें जानी, अब हम इसमें बात चर्चा करते हैं आगे। तो मैं इसी में आगे बताता हूँ, तो आप ऐसा कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा ये टॉपिक और लिख लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं, ये मैं थोड़ा हटा जाता 1 मिनट के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे इस पर चर्चा करें। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया। हाँ, थोड़ी एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चिली की एक सिटी है, यहाँ पे है किनारे पे, इसी जो लाइन जो आपकी मकर रेखा है इसके पास में पड़ती है, इसका नाम है आंटाफगस्ता, आंटाफगस्टा ये आता है कि क्वेश्चन ऐसा आता कि सबसे मतलब नज़दीक पास में कौन सी शहर है। और दूसरा यहाँ पे एक यहाँ पे मिलेगा ब्राज़ील की शहर है, यहाँ पे है, इसका नाम है साओ पालो। ये इम्पोर्टेंट है साओ पालो, क्योंकि ये है कहवा, यहाँ पे कहवा मंडी, कहवा फैक्ट्री बोल लो, विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी, इसलिए इसे साओ पालो को कहवा का घर, हाउस ऑफ कॉफ़ी, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाउस ऑफ कॉफ़ी, तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है हाउस ऑफ कॉफ़ी। तो हाउस ऑफ कॉफ़ी बोला जाता है। और साओ पालो इंपॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि पता है कि विश्व का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो उत्पादन करता है वो ब्राज़ील करता है, और जो इसकी लाइन के पास, मतलब कौन सी लाइन है, मकर रेखा के पास स्थित है। क्या कि अभी जस्ट पिछले CDS एग्जाम्स में, जो अभी CDS एग्ज़ाम हुआ था 2021 का फर्स्ट वाला, उसमें कुछ सिटी ऐसे दे दिया था, कह दिया था कौन सबसे नज़दीक है कर्क रेखा के, मकर भूमध्य रेखा, ऐसे करके एग्जाम बन जाते हैं। तो आंटाफगस्टा आपकी मतलब कि चिली में है, और साओ पालो आपकी ब्राज़ील में। ठीक है, अब हम आगे इस पर चर्चा करें और इस पर हम देखें। देखो इसमें क्या बताना मुझे, अभी इसमें जो स्पेशली बात करना है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे हम बात करते हैं पर्वतों की। अब हमें इसमें आगे जो पढ़ना है, हमें माउंटेन पढ़ने हैं, यहाँ पे माउंटेन के बारे में जानेंगे। और आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि दक्षिण अमेरिका के माउंटेन। पढ़ना है कि दक्षिण अमेरिका का, मैंने बोला इससे पहले हम लोग ये पूरी लाइंस देख चुके हैं।
अब हम इसमें पढ़ रहे हैं दक्षिण अमेरिका क्या पर्वत, स्पेशल हम पर्वतों के बारे में जानेंगे। तो अभी जो अगला पूरा इसमें जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी पूरी माउंटेन्स के बारे में जानेंगे, कि स्पेशल टॉपिक हमारा रहेगा माउंटेन के बारे में, दक्षिण अमेरिका के माउंटेन। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा तो वो आपको एक स्पेशल पता है यहाँ से इस प्रकार, एक पर्वत श्रेणी है पूरा चिले तक जाएगी नीचे तक ए। तो इस पर्वत श्रेणी का जो नाम है वो है आपका एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी है? एंडीज। तो ए वाली जो है एंडीज पर्वत श्रेणी, क्या है? एंडीज पर्वत श्रेणी। और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, बाकी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे कुछ एक दो पर्वत श्रेणियाँ और हैं, तो जो एक दो पर्वत श्रेणियाँ हैं मैं उनके बारे में भी बात कर लूँगा और उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा एंडीज के बारे में जान लें और एंडीज के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लें, क्योंकि देखो विश्व की ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एंडीज जो पर्वत श्रेणी है विश्व की सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। और इसमें इम्पोर्टेंट और क्या हो जाता है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं एक ही टाइम पे बनी हुई हैं, एल्पाइन है, एल्पाइन टाइम में बनी हुई है। जैसे एक मीसोजोइक है, सीनोजोइक है, टाइम पीरियड रहे एरा करके बटा हुआ है पूरा टाइम पीरियड। तो उसी प्रकार से ये भी जो बनी है अल्पाइन टाइम में बनी हुई है, एल्पाइन पर्वत श्रेणी है। और विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि ये सब मोड़दार मतलब बलित पर्वत हैं, फोल्ड माउंटेन है, बलित पर्वतों के द्वारा बनी है। क्योंकि इस तरफ आप देखोगे, इस तरफ जो हिस्सा है तो आपका क्या है? पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो इस तरफ तो प्लेट है, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, और इस तरह पूरी अमेरिकन प्लेट है। तो ये आपस में दोनों ऐसे टकरा रही हैं। और जो महासागरीय प्लेट होती है वो आपकी क्या होती है? भारी होती है। और जो महाद्वीपीय प्लेट है वो हल्की होती है, मतलब महासागरीय प्लेट के कंपेयर में। इसलिए ये प्लेट क्या नीचे जा रही है और वो वाली प्लेट ऐसी ऊपर आ रही है। तो कंडीशन जो यहाँ पे जो बनी है, तो मैं आगे ये सब पढ़ा चुका हूँ, फोल्ड माउंटेन का ये बता चुका इससे पहले लेक्चर में। उत्तर अमेरिका में मैंने एक एक चीज़ें बताई हैं। तो अभी हमें एंडीज पर्वत के बारे में जानना है, एंडीज पर्वत श्रेणी के बारे में। तो इसमें आप पॉइंट लिखेंगे बना के, पहला कि नवीन पर्वत है, नवीन पर्वत, और इसी में ब्रैकेट में लिखना बलित, बलित पर्वत है, ठीक है। और इसमें और क्या लिखेंगे? नवीन पर्वत होने के साथ साथ बलित पर्वत, हाँ, दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला, दुनिया की सबसे लंबी श्रेणी, दूसरा पॉइंट। इसकी मैं अगर लंबाई की बात करूं तो अप्रॉक्स में लगभग 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आप क्या लिखेंगे? ये होने के साथ साथ नवीन हो गया, हाँ, अल्पाइन पर्वत श्रेणी। कैसी है? अल्पाइन पर्वत श्रेणी है। तो इसमें जो बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन जानना है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और 7000 किलोमीटर है, और इसके साथ साथ अल्पाइन पर्वत श्रेणी है, और इसके बाद दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे हम, हाँ, इसमें एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट आती है कि इसका सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? तो हाईएस्ट माउंटेन आपका यहाँ आता है, और वो है आपका एनकाकागुआ। इसका नाम क्या है? एनकाकागुआ, एनकाकागुआ। तो ये सबसे ऊंचा पर्वत है। ये क्या पर्वत? ये श्रेणी है। श्रेणी का मतलब रहता है, जैसे डाउट होता है कुछ बच्चों को कि श्रेणी क्या, तो कंटिन्यू ऐसे लाइन से, और इसी पे कोई पर्वत अगर एकदम ऐसा हाइट हो सबसे ज़्यादा, तो ये इसका सबसे ऊंचाई वाला पर्वत कहलाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे कंटिन्यू लाइन से बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ बनी हुई हैं। तो उसका सबसे ऊँचा पर्वत कौन सा है? एनकाकागुआ है, इसका सबसे हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है। आपका आएगा स्पेशली चिली में आ जाएगा इसका बॉर्डर। हाँ, अब मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन और इससे जो पुटअप होता है, जो बनते हैं कि कितने देशों में फैली हुई है। अगर आप यहाँ से उठाए वेनेजुएला से कंटिन्यू नीचे तक, तो ये पूरा फैला हुआ है 7 देशों में। कितने देश हैं यहाँ पे मैं लिखे देता कि जो एंडीज पर्वत श्रेणी है वो आपकी कितने देशों में फैली है? 7 देशों में इसका क्या है? फैलाव है या विस्तृत है। तो देखो पहला क्या है? 7 देश कौन कौन से लिखेंगे? पहला आपका आएगा यहाँ पे, क्या आपका आ जाएगा? कौन सा यहाँ पे? वेनेजुएला, वेनेजुएला आएगा।
वेनेजुएला के बाद क्या आएगा, इसके बाद वेनेजुएला के बाद नीचे लोगे क्या आएगा, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया। फिर क्या आएगा, पेरू, पेरू। तो वेनेजुएला यहाँ पे ऊपर से देखोगे आप क्या क्या आएगा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे स्पेशल पॉइंट क्या है, यहाँ पे पहला वाला मैप यहाँ पे लिखोगे तो आपका क्या है, पहले वेनेजुएला है, कोलंबिया है, फिर यहाँ पे वेनेजुएला, कोलंबिया, यहाँ पे हाँ ये बगल से इक्वाडोर आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये कोलंबिया है। तो यहाँ पे अगला क्या आएगा आपका, इसमें आपका अगला आने वाला है इसमें पेरू, ठीक है, ये आएगा अगला, पेरू है, सॉरी कोलंबिया हो गया, और कौन सा बचेगा, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद ए वाले हिस्से पे आप देखोगे यहाँ पे आपका है बोलीविया, बोलीविया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो अभी 5 हुए। इसमें और देखो और कौन सा आएगा आपका, बोलीविया के बाद ए वाला हिस्सा। अब यहाँ देखो पहले ऊपर यहाँ पे हिस्से पे आएगा आपका कौन सा, वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद यहाँ पे आएगा आपका कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ए हो जाएगा आपका इक्वाडोर, ए हो जाएगा आपका पेरू, ए हो जाएगा आपका बोलीविया, और ए हो जाएगा आपका चिली। चिली में नीचे तक जाएगा और हल्का हिस्सा अर्जेंटीना का। तो अगला आएगा आपका चिली, और लास्ट वाला और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना हो जाएगा। तो ये 7 कंट्री हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ आएगी। अब बात आती है यहाँ पे जो इस वाले हिस्से पे पड़ता है आपका, यहाँ पे ये वाला हिस्सा पड़ता है आपका बोलीविया का। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ यहाँ का जो फैलाव कि सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पे है, तो सबसे अधिक चौड़ाई इसकी, सबसे अधिक चौड़ाई भी आएगी इसकी, कहाँ पे है, ठीक है। तो एक यहाँ, फिर इसमें अगला आएगा सबसे अधिक लंबाई। तो देखो सबसे अधिक लंबाई में तो आपको क्लियर है कि ये पूरा देखो नीचे तक फैला, कौन सा आएगा, कंट्री चिली। क्वेश्चन इस प्रकार से आजकल बहुत ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं कि सबसे अधिक लंबाई किसकी और सबसे अधिक चौड़ाई किस कंट्री में है। इस प्रकार के क्वेश्चन इससे इतने ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कर रहा। तो इसमें देखो सबसे अधिक चौड़ाई किस कंट्री में है, बोलीविया में। ये कौन सा देश है यहाँ पे, बोलीविया। तो सबसे अधिक आपकी चौड़ाई आएगी कहाँ पे, बोलीविया में, और सबसे अधिक लंबाई आ जाएगी आपकी चिली में। यहीं पे आपकी बोलीविया की जो राजधानी लापाज, तो लापाज यहीं पे स्थित है, जो दुनिया की सबसे ऊंची की राजधानी है लापाज। और यहीं पे आपकी टिटिकाका झील है, टिटिकाका झील, इसलिए यहाँ की दुनिया की सबसे नौगम्य झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। तो एनकाका गोवा होगा। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और देख लेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें और मिलेंगी इस प्रकार करके, ऐसे 2 माउंटेन और मिलेंगे यहाँ पे हल्के से ऐसे करके। तो 2 माउंटेन और मिलेंगे, और जिसका नाम है ये वाला कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है। क्या ये, ज्वालामुखी पर्वत। और ये आता है कहाँ पे स्पेशली आपका, ये आएगा इक्वाडोर में। ये वाला भी आपका चिम्बाराजो है, चिम्बाराजो। ये भी आपका ज्वालामुखी पर्वत है, वॉल्केनिक माउंटेन है। ये भी आपका इक्वाडोर। तो ये दोनों जो हैं वो आपके कहाँ पे हैं, इक्वाडोर में। अब इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या है तो ये समझ लो, मैं बता दूँ। सबसे पहले हम बात करें कोटोपैक्सी की। तो जो कोटोपैक्सी है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो है, सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। तो सबसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ये विश्व पे। अब मैं बात करूं ये वाला चिम्बाराजो। बाकी देखो कोटोपैक्सी स्पेशल इक्वाडोर में आता है, और इक्वाडोर में आने के साथ साथ सक्रिय ज्वालामुखी भी है। चिम्बाराजो जो है, चिम्बाराजो आपका इक्वाडोर में है। चिम्बाराजो कहाँ पे आपका, ये भी इक्वाडोर में, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद एक और वॉल्केनो देखेंगे हम, एक और मैं ज्वालामुखी की बात करूँगा, और वो है आपका ये ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो आपका यहाँ पे मिलेगा, ये ओजस
डेल सलाडो। ये क्या है? यहाँ पे याद रखना दुनिया की ऊंचाई पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ये ऊंचाई पर है। अगर मैं कहूँ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो आपका आएगा कौन सा? हवाई द्वीप का, जो हवाई द्वीप पर स्थित। हवाई द्वीप का है, हवाई द्वीप यूएसए के कंट्रोल में, मतलब उत्तर अमेरिका में या यूएसए का 50वां राज्य है। कौन सा उस ज्वालामुखी का नाम है? उसका नाम है मोना लोआ, मोना लोआ। तो ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, ये धरातल पर है, ये पहाड़ों पर मतलब पर्वतों पर है, ऊंचाई पर स्थित है, मोना लोआ। तो दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ये। अब मैं बात करूं ओजस डेल सलाडो की, ये चिली में आता है, ये विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगर मैं बात करूं, ये विश्व का ओजस डेल सलाडो है, ये विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। तो विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है ज्वालामुखी। ये एक्टिव वोल्केनो नहीं है, मतलब ये डोरमेंट है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो। तो ये देखा, जैसे कभी कभी क्या आता है, इनका क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ना उत्तर से दक्षिण बताइए पर्वतों को। तो पहला आपका आएगा कोटोपैक्सी, चिम्बाराजो, ओजस डेल सलाडो और एन काकागुआ। एन काकागुआ दुनिया मतलब कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? एन काकागुआ सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी? एंडीज की। तो एंडीज के बारे में जाना, ये पॉइंट जाने। हाँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से लिख लीजिए और फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो हम आगे इस पर और चर्चा करते हैं। इस पर आगे और कुछ माउंटेन्स है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। हाँ, एन काकागुआ का थोड़ी याद रखना कि ये इसका ज़्यादातर जो एन काकागुआ है, इसका ज़्यादातर हिस्सा अर्जेंटीना में आता है और चिली बॉर्डर को टच करता है। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एन काकागुआ ज़्यादातर किस कंट्री में है? तो एन काकागुआ ज़्यादातर आपके अर्जेंटीना में आता है, इसका बॉर्डर चिले को टच करता। अन्यथा बाकी आपके दोनों आंसर हो सकते हैं, एन की चिले और अर्जेंटीना। अगर पूछा जाए किस कंट्री में ज़्यादातर भाग है, तो आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। यहाँ पे मैं कुछ माउंटेन की बात कर लूँ, यहाँ पे कुछ माउंटेन मुझे बताने हैं, तो यहाँ देख लीजिए कुछ माउंटेन और चर्चा कर लें। तो देखो यहाँ पे यहाँ बगल से एक रेंज गई है ऐसे करके, ऐसे, बस आप याद रखना, इनके बारे में कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं लिखना है। ये वाला, इसको बोलते हैं ब्राज़ीलियन पर्वत, ब्राज़ीलियन पर्वत श्रेणी। वो तो नाम से ही पता चल जाएगा, ब्राज़ीलियन पर्वत श्रेणी। तो ब्राज़ीलियन पर्वत श्रेणी हो जाएगा। इसके बाद थोड़ी हम चर्चा करें, यहाँ पे एक और मिलेगा आपको, यहाँ किनारे से जो पराकाइमो लेक है, इसके किनारे से कुछ रेंज मिलेगी यहाँ पे इस प्रकार से, इसको बोलेंगे तटीय श्रेणी। ठीक है, ये आपकी मराकाइबो लेक है, ये पता ही है, मैं बता चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर में। मराकाइबो लेक है, बाकी लेक का वीडियो अलग से पढ़ाऊंगा मैं झील का, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपकी ये तटीय झील है। तटीय झील के बाद हम बात करें यहाँ पे, आपको एक स्पेशली मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो एक तो वहाँ की इंपॉर्टेंट इसमें जो माउंटेन है, वहाँ की इंपॉर्टेंट जो आपका माउंटेन है वो आपका ये वाला है, एंडीज ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ीलियन पर्वत श्रेणी कहाँ पे, तो हल्का सा याद रखना। और बाकी इसमें एक और चीज़ है, पकराइमा माउंटेन यहाँ पे मिलेगा, पकराइमा यहाँ के करके, यहाँ पे ऐसे करके, और एक यहाँ पे मिलेगा एक और माउंटेन, बस नाम याद रखो कि कौन कहाँ पे, बस पकराइमा श्रेणी। और एक ये वाली है टुमुक हुमुक, बस आपको इतनी याद रखनी, तटीय श्रेणी, पकराइमा, टुमुक हुमुक और ब्राज़ीलियन। इसलिए याद रखनी कि क्वेश्चन सीधा आएगा टुमुक हुमुक पर्वत श्रेणी क्या है, सही मिलान में पूछ लेता है। और आपका जैसे पूछ लेगा ये पकराइमा माउंटेन का, ये पूछा भी गया है पकराइमा हर बार एग्जामों में, तो ये हल्का सा पूछ लेगा। और बाकी इसमें इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछने वाला, बाकी आपका एंडीज सबसे ज़्यादा पूछता है और पर्वत श्रेणियों से इससे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होने वाले। तो ये देखा हमने आज पर्वत श्रेणियों के बारे में और दक्षिण अमेरिका की रेंज के बारे में जाना।
और जिसमें स्पेशली एंडीज जाना और यहाँ पे भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बारे में जाना, और जो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ थी वो जानी। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ, सबसे बड़ी पर्वत श्रेणियाँ आपकी एंडीज है, पकराइमा है, तटीय श्रेणी है, टमोकोकम है और ब्राजीलियन है। बस इतना ही पढ़ना है, इसमें कुछ ज़्यादा इतना है नहीं पढ़ने लायक, जो इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिया। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर या तो हमारा लेक या रिवर के ऊपर होगा। ओके, थैंक यू।